नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी की मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो इन 60 प्रश्नों को ज़रूर हल करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, बहुत ही कम समय में ये 60 प्रश्न आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उन्नतशील, दुगनी, अभ्यर्थी और वाहिनी। 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। साथियों, उन्नतशील नहीं होता है, उन्नतिशील होता है। क्या होता है? उन्नतिशील। ये गलत है। दुगनी नहीं होता है, शब्द होता है दुगुनी। ग में ऊ की मात्रा लगेगी, ये गलत हो गया। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी न कि अभ्यर्थी, ये गलत हो गया। मतलब वाहिनी शब्द यहाँ पर एक शुद्ध शब्द है। तो चौथा विकल्प पहले क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नमस्कार, तिरस्कार, भास्कर, परिष्कृत। तो साथियों, नमः प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, भा प्लस कर भास्कर, लेकिन परि प्लस परिष्कृत बन जाता है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कर्ता, परि के बाद में विसर्ग नहीं लगता है। मैं कई दिनों पहले भी इस बात को बता चुका था और वापस इसलिए इस प्रश्न को ऐड किया है ताकि आप परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कर्ता इन शब्दों में विसर्ग नहीं कर दे। इसमें क्या होती है साथियों? व्यंजन संधि होती है, क्योंकि क्या याद रखना है कि परि के बाद कभी भी विसर्ग नहीं लगता है। चौथा विकल्प आपके दूसरे में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। गीता, सीता और महिमा बाजार जाकर सामान खरीदती है। आप कल से रोजाना समय पर विद्यालय आना। मैंने जिसे कल देखा था वो लड़की यही है और सभी। तो पहला विकल्प है गीता, सीता और महिमा। उद्देश्य 3 है लेकिन कर्ता कार्य उनके द्वारा जो किया जा रहा है एक ही है। ये एक सरल वाक्य है, संयुक्त भी नहीं है। क्या है? सरल है। जहाँ कर्ता को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। याद रखना हमेशा, यहाँ पर कर्ताओं को जोड़ा जा रहा है न कि वाक्यों को। जहाँ वाक्य को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ होता है संयुक्त। आप कल से रोजाना समय पर विद्यालय आना, ये भी एक सरल वाक्य है। लेकिन मैंने जिसे कल देखा था वो लड़का यही है, तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, साचार्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा, खेल खेल में, नृत्य द्वारा और संगीत द्वारा। तो भाई साचार्य विधि किसके द्वारा दी गई थी? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। साचार्य किसके साथ किया जाता है साथियों? एक तो होता है कार्ड होते हैं और एक होते हैं चित्र, जिनको अलग अलग कर दिया जाता है। बच्चों को उनका आपस में साचार्य स्थापित करना होता है। तो खेल खेल में बालकों को यहाँ पर इसमें शिक्षा दी जाती है। किसमें? खेल खेल में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय व अविभाव समास है? ना समझी, अति चालबाज, प्रत्यावर्तन और सभी। तो भाई क्या 3 चीज़ें होना चाहिए? कौन कौन सी? उपसर्ग भी, प्रत्यय भी और अविभाव समास भी। तो यहाँ पर देखो, प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस अवर्तन। तो देखो यहाँ पर प्रत्यय आवर्तन, सॉरी अवर्तन क्या। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अति चालबाज में कोई प्रत्यय नहीं है। लेकिन साथियों, ना समझी, ना प्लस समझ प्लस ई। ना समझी में ना उपसर्ग है, समझ मूल शब्द है, ई प्रत्यय है और इसमें अविभाव समास भी है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो ये शब्द तोड़ना आना चाहिए। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, कौन सा विशेषण है, कौन सा अव्यय है, कौन सा यहाँ पे क्रिया है, कौन सी आपके सर्वनाम है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा क्रिया से भाववाचक बना है, कौन सा सर्वनाम से भाववाचक बना है। ऐसे प्रश्न 100% आएंगे आपके, याद होना चाहिए साथियों। साचार्य शब्द किस शब्द एवं प्रत्यय के योग से बना है? साहचर प्लस ये, सहचर प्लस ये, साह प्लस चर्य और सह प्लस चर्य। देखो साहचर्य, साहचर्य में चर शब्द मूल है, सह उपसर्ग लगा हुआ है, सह प्लस चर सहचर प्लस ये प्रत्यय लगने पर आ में बदल जाता है। कौन सा? प्रथम शब्द में। तो सहचर, सहचर प्लस ये का क्या बन जाएगा? साहचर्य बन जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन,
दया कल जयपुर जाएगी, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द क्या है? दया। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। याद रखिएगा, जहां पर कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त करके देखे तो उस शब्द को आपको वाक्य के अनुसार देखना है। ठीक है। अब दया कल जयपुर जाएगी तो मतलब दया कोई यूं थोड़ी है कि मैं किसी के ऊपर दया कर रहा हूँ, वो वाली थोड़ी दया, भावना संबंधी थोड़ी दया है ये दया क्या है? एक किसी का नाम है जो कल जयपुर जाएगी, तो फिर किसी का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आ जाता है। दूसरा विकल्प 7वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। सुभाष अभी नहा रहा है, वाक्य किस काल का है? अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत। मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो यूं देखो कि वाक्य किस काल में है, भूत, भविष्य या वर्तमान। फिर उसके बाद में उसके जो उसके भेद होते हैं उसमें आओ। तो अभी नहा रहा है मतलब वर्तमान में क्रिया चल रही है, तो वर्तमान का उदाहरण है। तो फिर भूत वालों को गलत कर देते हैं। अब दो चीजें हैं, पूर्ण या अपूर्ण। तो साथियों, नहा रहा है मतलब क्रिया अपूर्ण है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा विकल्प 8वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। बार बार रटने की विधि है अव्याकृत विधि, परायण विधि, व्याख्या विधि और सूत्र विधि। तो जिस विधि में बार बार रटने पर बल दिया जाता है उसको हम परायण विधि के नाम से जानते हैं। ये कंठस्थीकरण के ऊपर बल देती है। संस्कृत में इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, हिंदी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। हिंदी या संस्कृत में से आपके प्रश्न इसमें जरूर आएगा। तो देखो, बार बार रटना किस पर बल देता है? परायण विधि पर। कंठस्थीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो सेकंड विकल्प 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से रिक्त स्थान का माध्यम है। स्वयं से लिखने का माध्यम, स्वयं से पढ़ने का माध्यम, बातचीत का माध्यम, सुनने का माध्यम। तो मित्रों देखो, स्वयं से लिखने क्या क्या होता है? स्वयं से पढ़ना, स्वयं से सुनना नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत की जाती है। हम खुद से बातचीत करते हैं। अगर हम भाषा ही नहीं जानते तो क्या हम खुद से बातचीत, हम कहते हैं ना कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मन मन में सोचते हैं कई सारी चीज़ें, तो ये स्वयं से बातचीत करना है। नहीं यार, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, मैंने इसको ऐसे करना है। तो ये चीज़ें स्वयं से बातचीत के अंतर्गत आ जाती है। थर्ड विकल्प आपके 10वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। पूरे है लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो भाई लड़के होकर रोते हो, तो क्या लड़के नहीं रोते हैं? लड़के ही रोती है, कोई सी भी चीज़ हो। साथियों, किसी विशेष जेंडर का जहाँ पर झुकाव हो किसी विशेष जेंडर की ओर, तो भाई ये जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, जेंडर पक्षपात पे बात करता है। थर्ड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्न में से संक्षेपण का विलोम शब्द है विस्तारीकरण, स्फीति, विस्तीर्ण और विस्तारण। तो संक्षेपण का मतलब होता है घटाना, कम करना, लेकिन इसका विलोम विस्तारीकरण नहीं होगा, विस्तारण होगा साथियों। चौथा विकल्प आपके 12वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म पानी का पर्याय नहीं है? तोय और उदक, जीवन और सलील, अम्ब और अब्र और अम्बु और आब। तो साथियों देखिए, तीसरा विकल्प साफ साफ दिख रहा है, अम्ब अंबर का पर्यायवाची है, ये पानी का नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। जन्मांध में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और तत्पुरुष समास है। तो जन्मांध, जन्म से है जो अंधा, जन्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और करण तत्पुरुष नहीं है तो तत्पुरुष को लगा देंगे। फोर्थ विकल्प आपके 14 में सही है। देखो एक चीज़ और, यहाँ से बिल्कुल भी सोच के मत जाना कि ये प्रश्न आते ही मैं ये ऑप्शन लगा दूंगा। सारी चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो यहाँ करण तत्पुरुष आपके माइंड में था लेकिन करण तत्पुरुष नहीं है, तो क्या करोगे? प्रश्न गलत हो गया। फिर आप उसके बाद का उत्तर लगाओगे साथियों, उसके बाद आप दिए गए विकल्पों में से किसे चुनोगे? तो भाई तत्पुरुष फिर है, क्योंकि करण तत्पुरुष तत्पुरुष का भेद है। तो एग्जाम में भी यही चीज़ करनी है। फोर्थ विकल्प आपके 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। तो देखो, तक्ष प्लस कार तक्ष मूल शब्द है और कार प्रत्यय है। कला प्लस कार कला मूल शब्द है, कार प्रत्यय है। कुंभकार, कुंभ प्लस कार कुंभ मूल शब्द है, कार प्रत्यय है। लेकिन बेकार, बे प्लस कार, तो साथियों बे उपसर्ग है और कार मूल शब्द है, कार यहाँ प्रत्यय नहीं है। तो प्रथम विकल्प आपके 15वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, अपर्याप्त, अपराध, अपदस्थ और अपरोक्ष। तो मित्रों देखो, अ प्लस परी प्लस आप्त,
अपर्याप्त बनता है, तो अ और परि उपसर्ग है इसमें, तो अ प्लस पद प्लस स्थे लग रहा है इसमें, तो पद इसमें मूल शब्द है, अ उपसर्ग है। अ प्लस परोक्ष, तो साथियों परोक्ष में भी अप प्लस रोक्ष नहीं होता, अ प्लस परोक्ष होता है, तो इसमें भी इसमें भी अप नहीं लग रहा है। लेकिन अपराध जो शब्द है अप प्लस राध, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है जिसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो सेकंड विकल्प 16वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। वधवीर्षा शब्द पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या और वधवी प्लस ईर्ष्या। तो मित्रों वधवीर्ष्या में वधु प्लस ईर्ष्या होता है, लेकिन ईर्ष्या में बड़ी की मात्रा बिल्कुल सही है, चारों में लग रही है, तो वधव नहीं होगा, वधवी नहीं होगी, वधु होगा। वधु कौन सा? वधु हमेशा बड़ा लिखा जाता है, वधु क्या होती है? बड़ी होती है साथियों, वधु बड़ी ही होती है, याद रखना हमेशा। थर्ड विकल्प आपके सही है 17वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, तो 18वां क्वेश्चन, समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है? दावा नल, बड़वा नल, जलप्रपात, जठरा नल। तो भाई जठरा नल का मतलब होता है पेट में लगने वाली आग, जठर प्लस अनल। जलप्रपात कोई आग नहीं होती है, दावा नल और बड़वा नल दोनों में से एक है, तो दावा नल जंगल में लगने वाली आग होती है और बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग होती है। सेकंड विकल्प 18वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने समझा रखा है कहीं भी अगर की शब्द वाक्यों को जोड़े तो वहाँ संयुक्त नहीं होकर के मिश्र वाक्य होता है, और ये मिश्र में भी संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य का भेद है। किसका है? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य का। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो विकल्प 1 आपके 19वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य। राम आया, भाई से मिला और लौट गया, तो भाई इसमें मिश्र तो मुझे नहीं दिख रहा है, और जो शब्द है ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। राम आया, भाई से मिला और लौट गया, तो दोनों अलग अलग वाक्यों के बीच अगर और आता है वहाँ संयुक्त, कर्ता के बीच में और आता है वहाँ सरल। बता रखा है अच्छी तरह से, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। थर्ड विकल्प 20वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे साथियों। 21वां क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? मना कर देना, मजाक उड़ाना, अंगूठा दिखाकर परेशान करना और अपनी ओर बोलना। तो कोई ये कहता है कि उसने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब साफ साफ मना कर दिया यार, जिससे हमें उम्मीद होती है, हम उसके पास मदद के लिए जाते हैं कि अरे यार अंगूठा दिखा दिया उसने, तो मतलब उसने मना कर दिया। तो विकल्प 1 आपके 21वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। गाल बजाना का अर्थ है? गाल बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना है। डींग हाँकना, शिव की आराधना करना, खुशियाँ बांटना और बहुत गरीबी होना। तो मित्रों गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर बातें कहना या फिर डींग हाँकना, खुद की बड़ाई करना एक तरह से हो सकता है। पहला विकल्प आपके 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, प्रश्न की वस्तुनिष्ठता से आशय यह है कि प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर बहुविकल्पी होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर सदैव एक ही होना चाहिए और प्रश्न का स्तर विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो मित्रों वस्तुनिष्ठता का मतलब किससे लिया जाता है? 23वें क्वेश्चन में सही आंसर देना है। देखो चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, पहला गलत हो जाता है, एक या शब्दों में उत्तर दे उसे वस्तुनिष्ठ नहीं कहते हैं। अब दूसरा या तीसरा विकल्प, तो साथियों वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर सदैव एक ही हो, उसको ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं। विकल्प नंबर आपके 3 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। जब किसी वाक्य में लिंग वचन आदि कर्ता के रूप से प्रभावित होते हैं तो उस वाक्य को कहा जाता है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और सभी। तो लिंग वचन आदि कर्ता के रूप से प्रभावित हो रही है, तो कर्ता के रूप से प्रभावित होती है वो कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म के अनुसार बदलती है वो कर्मवाच्य, नेगेटिविटी का भाव आता है वहाँ भाववाच्य। तो प्रथम विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, शिक्षा के बदलते परिवेश में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन का महत्व अधिक है? सतत मूल्यांकन, आकस्मिक मूल्यांकन, उत्पादक मूल्यांकन, व्यवहार मूल्यांकन। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सतत मूल्यांकन, क्योंकि ये सतत मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन होता है। वर्तमान में यही चल रहा है साथियों, सीसी इसी पर आधारित है। तो विकल्प 1 आपके 25वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26,
किस क्रमांक में समास का सही विग्रह हुआ है? हवन सामग्री, हवन की सामग्री, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, रणवीर, रण का वीर, सभा पंडित, सभा का पंडित। देखो, हवन सामग्री का होता है हवन के लिए सामग्री, ना कि हवन की सामग्री, गलत है। सभा पंडित सभा का पंडित नहीं, सभा में पंडित होता है। रणवीर रण का वीर नहीं, रण में वीर होता है। लेकिन दूसरा विकल्प जो है गृह प्रवेश, ये गृह में प्रवेश ही होता है। तो विकल्प आपका 2 सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। बखूबी, बेशक, आशातीत और आजीवन। तो मित्रों, बेशक अविभाव है, बखूबी अविभाव है, आजीवन अविभाव है। उपसर्ग युक्त शब्द अविभाव में चले जाते हैं, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आशातीत, आशा से अतीत। तो साथियों, आशा से अतीत मतलब दूर जा रहा है वो, अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है ये। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 27 में सही रहेगा। कौन सा विकल्प? थर्ड विकल्प 27 में सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकर, आचरण, आगमन, आराधना। तो 2 विकल्प तो साफ साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले तो विकल्पों को हटाना सीखो। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो विकल्पों को हटाना है आपको। तो आ प्लस गमन, आगमन खूब अच्छे से दिख रहा है। आ प्लस चरण, आचरण अच्छे से दिख रहा है। लेकिन पहला और चौथा इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आ प्लस कर या आ प्लस राधना, कि इनमें से कौन सा गलत है? तो साथियों, आ प्लस कर भी होता है लेकिन आराधना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या पूछा है? आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आराधना में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 28 में आपके फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर। किस शब्द में तन प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? पतन, वेतन, जतन और पुरातन। तो मित्रों, तन प्रत्यय का सही प्रयोग पतन में भी नहीं हुआ है, जतन में भी नहीं हुआ है, वेतन में भी नहीं हुआ है। क्योंकि वे प्लस तन, वे उपसर्ग है और तन मूल शब्द है, तो तन प्रत्यय नहीं है। पुरा प्लस तन, तो साथियों पुरा प्लस तन, पुरा मूल शब्द है और तन यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 29 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30वां क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विलोम युग्म है। आर्द्र का शुष्क, आश्रित का अनाश्रित, विगत का आगामी और आचार का अनाचार। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 30 में आर्द्र का शुष्क ही होता है, विगत का आगामी ही होता है, आश्रित का अनाश्रित। तो साथियों, 30वां जो क्वेश्चन है, आर्द्र का शुष्क बिल्कुल सही है, विगत मतलब पिछला, आगामी मतलब अगला, बिल्कुल सही है। आश्रित का निराश्रित भी होता है, अनाश्रित भी होता है, और आचार का अनाचार ही होता है। तो फिर ऐसे में ये सारे ही विकल्प यहाँ पर सही दिख रहे हैं कि भाई सही, सारे ही सही है। तो फिर ऐसे प्रश्नों पर क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे आश्रित का चारों ही सही है तो किसी एक को सही करना है, लेकिन एक को तो सही करना ही पड़ेगा किसी को भी। तो साथियों, हम दूसरा या चौथा विकल्प कर सकते हैं। पहला तीसरा तो साफ साफ है, कोई सा भी कर सकते हो। बाकी प्रश्न बोनस पे आ जाएगा 101%, ठीक है, जिसमें आपको सारे ही विकल्प सही लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 पर। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो भेदा ना जा सके अभेद्य, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, इंद्रियों को वश में न रखने वाला संयमी। तो देखिए, यहाँ पर आपको एकल शब्द आपके सिलेबस में बिल्कुल दे रखे हैं। तो वहाँ यही देखना है कि भाई कौन से विकल्प में ये जो एकल शब्द दे रखे हैं ये गलत दे रखा है। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 में जो आपके सही आंसर निकल के आता है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्यों? इंद्रियों को वश में नहीं रखने वाला संयमी कैसा कहलाएगा? संयमी तो भाई वश में रख सकता है, तो ये गलत हो गया। दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय होता है, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी है, भेदा न जा सके अभेद्य है। तो फोर्थ विकल्प आपके 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 पे आते हैं। 91 में क्या, सॉरी 31 में 91 कैसा आ गया दिमाग में? चलिए, वो क्या रोजाना 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ ना सभी के, इसलिए थोड़ा दिमाग कैसे चल रहा है मेरा अब। चलिए 32वां क्वेश्चन, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? इस वर्ष देश में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया, सभी ने उनसे अनुरोध किया किंतु वह नहीं माना, इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत करो। क्या कहा है? जो, जिसे, जब, तब, जैसे ही, वैसे ही, अगर ऐसे शब्द दिख जाए तो 101% मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है वो। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 32 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33,
यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ के अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। तो प्रबंधक तक पहुंचाओ मतलब आज्ञा का बोध हो रहा है साथियों, इसलिए ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। फोर्थ विकल्प आपके 33 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। दुविधा में पड़ना, बहुत धीमी गति होना, जान लेने के लिए उतारू होना और बहुत ही कठिन कार्य करना। तो मित्रों, सांप छछूंदर की गति होना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। क्या होता है? दुविधा में पड़ना कि क्या करे क्या न करे, ऐसी स्थिति। तो विकल्प एक आपके 34 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। देखो 60 में से अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर देना आप। सदा समान रहना लोकोक्ति का अर्थ है ढाक के 3 पात, न उधो का लेना न माधो का देना, सावन हरे न बहादो सूखे, बराबर कार्य करना। तो साथियों, सदा समान रहना मतलब एक सी स्थिति बनाए रहना, ये कहलाता है सावन हरे न बहादो सूखे, मतलब न सावन हरा न बहादो सूखा, सभी चीजें हमेशा एक जैसी स्थिति रहना। तो विकल्प 3 आपके सही है 35वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जैन, साफल्य, मानव और कौशल। कुशल प्लस ए कौशल बनता है, मनु प्लस ए मानव बनता है, जीन प्लस ए जैन बनता है। लेकिन साफल्य सफल प्लस ये से बना हुआ है, जो दूसरा विकल्प है इसमें ए प्रत्यय का नहीं बल्कि ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साफल्यम में। साफल्यम में क्या? साफल्य में। तो दूसरा विकल्प आपके 36 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। कौन से उपसर्ग का अर्थ बुरा या कठिन से लिया जाता है? परि, उप, दुस और अति। तो मित्रों देखो, बुरा या कठिन का अर्थ यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से दुस उपसर्ग से लिया जाता है। थर्ड विकल्प 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। तो 38वां क्वेश्चन, उपसर्ग के संबंध में असत्य कथन है। उपसर्ग नवीन शब्द के निर्माण में सहायक होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। उपसर्ग शब्द में परिवर्तन व विशिष्टता ला देते हैं और सभी कथन सत्य है। तो मित्रों, असत्य कथन की बात करें तो नवीन शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, सही है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व इनका नहीं होता है, ये गलत है। तो सेकंड विकल्प आपके सही है। उपसर्ग शब्द परिवर्तन व विशिष्टता भी ला देता है, सही है ये भी। तो सेकंड विकल्प आपका यहाँ गलत कह रहा है, इसलिए यही आपका आंसर रहेगा 38वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। कौन से विकल्प में क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हुई है? हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। रोहन बगीचे से फल तोड़ रहा है और राजस्थान में कई शूरवीरों का जन्म हुआ था पूर्ण भूतकाल, तोड़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, आंदोलन में भाग लिया, लिया है, लिया था, आता तो लिया है, आता तो आसन्न, लिया था, आता तो पूर्ण और लिया तो फिर सामान्य भूत। और हिंदी का टेस्ट देते हैं, सामान्य वर्तमान की बात है साथियों। ये विकल्प एक आपके 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। हस्ताक्षर, आंसू, तेवर और जल। तो मित्रों, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहते हैं, आंसू हमेशा बहुवचन में रहते हैं, तेवर हमेशा बहुवचन में रहता है, लेकिन जो ये जल शब्द है ये हमेशा बहुवचन में नहीं रहता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 40वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? चूहियाँ, नींदियाँ, चिड़िया, दुनिया। तो देखो, जो चीज एक ही होती है उसका कभी भी बहुवचन नहीं होता। यहाँ जो दुनिया शब्द है इसका कभी बहुवचन नहीं होगा साथियों, क्योंकि दुनिया एक है, एक मानी जाती है। फोर्थ विकल्प आपके 41 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में दिया हुआ है? दिनांक, नौकरी, दया, दयालु। दिनांक अच्छी होती है या अच्छा होता है? दिनांक अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, दया अच्छी होती है, दयालु अच्छा होता है। तो बिल्कुल चौथा विकल्प आपके पुल्लिंग शब्द जो है रहेगा। फोर्थ विकल्प 42 में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। उपमेय उपमान का संबंध किस विकल्प में है? धर्माधर्म, मुखारविंद, हथघड़ी नहीं, हथघड़ी लिखा होगा, और लावारिस। तो साथियों, वैसे हथघड़ी में तो है नहीं, धर्माधर्म में नहीं है, लावारिस में धर्म या धर्म द्वंद्व है, बिना वारिस के, हाथ की घड़ी तत्पुरुष का, द्वंद्व का, अविभाव का, लेकिन मुख्य रूपी अरविंद। तो साथियों, यहाँ ये एक यहाँ उपमेय उपमान संबंध और कर्मधारय का उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपके 43वें में 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। संज्ञा से निर्मित विशेषण है लड़ाकू, ऊपरी, मेरा, मानवीय। लड़ना प्लस आकू लड़ाकू बनता है, जो कि क्रिया से निर्मित है। ऊपर प्लस ई ऊपरी बनता है, जो कि किससे निर्मित है साथियों? ऊपर शब्द अव्यय है तो अव्यय से निर्मित है। मेरा, मैं शब्द से बना है,
सर्वनाम से निर्मित है। मानव प्लस ई है मानवीय, तो मानव क्या है, एक संज्ञा है, इसलिए चौथा विकल्प आपके 44वें में सही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, निजवाचक सर्वनाम है, वह मेरा खेत है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह मेरे दादाजी है, नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार करते हैं। तो मित्रों देखिएगा, वह मेरा खेत है निश्चयवाचक, वह मेरे दादाजी है निश्चयवाचक, मैं स्वयं चला जाऊंगा निजवाचक का उदाहरण है ये। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है। नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार करते हैं, इसमें भी निजवाचक है, तो दोनों ही यहाँ सही रहेंगे प्रश्न 45 में। बाकी फर्स्ट चॉइस अपनी सेकंड विकल्प है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे आएंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? पुराण, चार दीवारी, भीतरी और गरिमा। तो मित्रों पुराण शब्द यहाँ पर एक किताब का नाम है, भाववाचक नहीं है। चार दीवारी यहाँ पर भाववाचक नहीं है। गरिमा या भीतरी, तो भीतर से भीतरी बनता है, और गरिमा, तो साथियों दोनों में से कौन सा यहाँ भाववाचक कराएगा? 46वें में राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा, गरिमा एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन जो भीतर शब्द है भीतर प्लस ई से भीतरी शब्द बन रहा है, तो भीतरी विशेषण में माना जाएगा। दिए गए विकल्पों में हम फिर विकल्पों को देखते हुए, अगर जो यहाँ गरिमा की जगह अन्य कोई नाम होता किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, तो फिर उसको नहीं करते, फिर भीतरी को कर देते साथियों, क्योंकि कई बार विशेषण को भी भाववाचक में माना जाता है एग्जामों में। ठीक है, तो विकल्पों को देखते हुए करना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ वापिस, तो गरिमा शब्द साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये भाववाचक का है, तो फिर हम कौन से विकल्प को चुन लेंगे? चौथा विकल्प को चुन लेंगे प्रश्न नंबर 46 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 पर। समवाय विधि में शिक्षण होता है भाषा से अलग व्याकरण का ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना, और इनमें से सभी। तो भाई समवाय विधि में अलग से ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी विषयों का समेकित ज्ञान भी नहीं दिया जाता है अलग से। व्याकरण, समवाय विधि व्याकरण शिक्षण की है, जिसमें भाषा शिक्षण के साथ ही व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 47 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, शब्द प्रधान विधि। तो मित्रों प्रयोग विधि को हम आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये आगमन विधि का ही रूप है प्रयोग विधि। तो थर्ड विकल्प आपके 48 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, विस्मरण चिन्ह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विवरण चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह, हंसपथ चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो जो विस्मरण चिन्ह है साथियों, इसको हम हंसपथ चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जैसे विस्मरण चिन्ह ऊपर ये लगाते हैं ना, जैसे कोई शब्द छूट गया तो ऊपर इसलिए लगा के उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है, तो ये होता है हंसपथ चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। दूसरा विकल्प 49 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, अर्थबोध विधि। तो इनमें से कौन सी विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों? 50वें प्रश्न का सही आंसर निकालिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो मित्रों इनमें से किस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है? खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 50वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है, यह रचना शिक्षण की किस विधि में आता है? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, भाषा लेख विधि, मोंटेसरी विधि। तो चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर, शिक्षक क्या कर रहा है? बालक को चित्र बताया, फिर प्रश्न पूछ रहा है, फिर कहानी को पढ़ा रहा है, और फिर रचना शिक्षण करवा रहा है। तो साथियों इसको हम उद्बोधन विधि के नाम से जानते हैं। सेकंड विकल्प आपके 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 52वां क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है अर्थबोध, रंगमंच, व्याख्या, कक्षा अभिनय। होता क्या है? नाटक शिक्षण की विधि बेस्ट आपको 3 चीज़ें मिलेगी, कक्षा अभिनय भी मिलेगी, रंगमंच भी मिलेगी, समवाय भी मिलेगी। जहाँ पर समवाय दे रखी हो वहाँ समवाय राइट करना है, समवाय विकल्प नहीं है कक्षा अभिनय राइट करना है, कक्षा अभिनय भी राइट नहीं है तो फिर आपको रंगमंच पे जाना है। रंगमंच पहले नहीं होगा साथियों, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये सबसे बेस्ट है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा कमियाँ होने के कारण इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 92 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53, सही युग्म नहीं है बिनेट का योजना, कार्ल्टन वाशबर्न, मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी, डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्कस्ट, खेल विधि, महात्मा गांधी। तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक द्वारा दी गई थी, और खेल विधि का सबसे पहले प्रयोग फ्रोबेल ने अपने किंडरगार्टन में कर लिया था। लेकिन विधि का जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। तो यहाँ महात्मा गांधी गलत है। महात्मा गांधी की कौन सी है? बेसिक शिक्षा है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 53वें में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, कौन सा युग्म सही है? प्रवचन विधि, अनुवाद शिक्षण, उद्बोधन विधि, व्याकरण शिक्षण, व्याख्या विधि, गद्य शिक्षण, गीत विधि, पद्य शिक्षण। तो देखो चारों ही सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प का चुनाव करना है। तो साथियों हमें साफ साफ पता है गीत विधि ओनली पद्य शिक्षण में ही चलती है। व्याख्या गद्य में भी चल जाती है और में भी चल सकती है, लेकिन पद्य में भी चल जाती है, पद्य में भी ज़्यादा व्याख्या का प्रयोग करता है, तो फिर ये हम इसको नहीं मानेंगे। प्रवचन विधि व्याकरण में, अनुवाद में नहीं चलती है, बिल्कुल गलत है ये तो। उद्बोधन विधि व्याकरण में बहुत कम चलती है साथियों, तो फिर हम सबसे बेस्ट विकल्प को चुनते हैं इसी स्थिति में। चौथा विकल्प 54 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, बालक के वाचन संबंधी दोषों का निराकरण अध्यापक कैसे कर सकता है? अनुकरण वाचन करते समय, आदर्श वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, उक्त तीनों समय। तो मित्रों बालक में वाचन संबंधी जो दोष होते हैं इसका निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है? अनुकरण वाचन करते समय नहीं करेगा, आदर्श वाचन पहले किया जाता है। अनुकरण वाचन जब बालक कर लेते हैं तो उसके बाद में उनके दोषों का निवारण किया जाता है, वाचन संबंधी दोषों का। क्योंकि आदर्श वाचन तो अध्यापक कर रहे हैं तो पहले से कैसे पता चल गया कि बालक के दोष है। अनुकरण वाचन बालक कर रहे हैं तो भाई पूरा तो करने दो, उसके बाद ही तो दोष निवारित करेंगे। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 55वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है और केवल शिक्षक का निष्पादन। 100 बार बता चुका हूँ आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती है। जहाँ ये प्रश्न आ जाता है ये ही विकल्प करना, दूसरा नहीं, मतलब जिस विकल्प में भी ये वाला विकल्प हो, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। जब बालकों को सिखाते हैं, बालक सीखते हैं, वो एक सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड विकल्प ही सही माना जाएगा ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? बहुविकल्पीय, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना। भाषिक अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति बालक कर रहा है तो निबंधात्मक में कर सकता है, सारांश प्रस्तुत करके कर सकता है, लघुतरात्मक में कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है? खुद की अभिव्यक्ति दे सकते हो क्या? नहीं, जो है उनमें से किसी एक का चुनना पड़ता है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 57 में सही है साथियों। तो नेक्स्ट 58 पे आते हैं, 58वां क्वेश्चन। इनमें से असत्य कथन है। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, व्याकरण में ना। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है, विराम चिन्ह से भाषा को समझने में आसानी होती है और कोई नहीं। प्रश्न को जल्दी पढ़ दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या जल्दी क्यों पढ़ा था? क्योंकि जल्दी पढ़ना ही गलत कराना है। तो शाब्दिक अर्थ ठहराव ही होता है, विराम मतलब रुकना एक तरह से थोड़ी सी देर के लिए। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में अस्पष्टता नहीं आती है, स्पष्ट आती है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो फिर दूसरा विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन तीसरा भी देखेंगे। विराम चिन्ह से भाषा को समझने में आसानी होती है, सही बात है, तो कोई नहीं भी हटा देते हैं। दूसरा विकल्प आपके 58 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, अधोपतन शब्द है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कह नहीं सकते और सभी। तो अधः प्लस पतन, अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन ही बनता है साथियों। ये एक अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 59 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60, अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का ये। इतिहास प्लस इक से क्या बनेगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और सभी। तो मित्रों इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से शब्द ऐतिहासिक बन जाता है, जो ये वाला नहीं दूसरा वाला बनेगा, ऐतिहासिक। तो सेकंड विकल्प 60वें प्रश्न में सही है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।